प्यारे बच्चों, हम 4 केसेस कर चुके, अब हम 5 केस की तरफ। मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं मेरे साथ। बहुत जरूरी है बेटे, ये एक ऐसी चीज है जो एक बार आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आप लोग अपने लेवल पे इतनी आसानी से नहीं बना पाएंगे। आपको इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी चाहिए। बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। बच्चे सबसे पहली बात तो रेज ही नहीं बनाते, ये बहुत कॉमन गलती है बच्चों में। बच्चे लाइनें अपने हिसाब से बनाते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है, यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है। अगर आप जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उस तरीके से इसको बनाएंगे तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कि लाइंस कहाँ से कहाँ जानी है। आप रेस को बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए जिस तरीके से बननी चाहिए, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ये मत देखिए कि कौन एक यहाँ थी एक यहाँ थी, इस तरह से आप करेंगे तो आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे। तो बेटर है जिस तरीके से सिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से प्लान करते जाइए और बनाते जाइए। जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ, एक बार रफली बना लीजिए, उसके बाद मेजरमेंट के थ्रू फेयरली बनाइए और उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करिए। आपको ये बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रे ऑप्टिक्स के अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। देखिए सी और एफ के बीच में भी हमने इंफिनिटी पर ले लिया ऑब्जेक्ट, अनंत पर, सी से परे ले लिया ऑब्जेक्ट, सी पर ले लिया ऑब्जेक्ट और सी और एफ के बीच में ले ली। अब हमारे पास पोजीशन कहां बचती है? एफ। तो हम इस बार लेंगे ऑब्जेक्ट को एफ पर। ऑब्जेक्ट लिए मैंने, ये क्या है मेरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या बिंब। अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला रूल तो हर जगह अप्लाई होना ही होना है, इसे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। कहां से जाएगी? जब समांतर जाती है मुख्य अक्ष से कोई रेखा तो वो वापस कहां से आती है? टकरा के फोकस। इसके बाद दूसरा रूल हम ये ले लेते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे जाएगी तो वो वापस कहां से आएगी? अगेन पता है आपको ये बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे जाती है तो वो वापस कहां से आती है? फोकस के थ्रू आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है, सॉरी फॉर दैट। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों रेज मिलने के चांसेस कहीं नजर नहीं आ रहे। ये तो समांतर रेखाएं बन गई, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? वो मिलने के चांसेस होते नहीं होते। पर हम क्या ये मिलेंगी? आपको लगता है? दिख तो रहा है कि पैरेलल रेस तो कभी मीट करती नहीं है, पर हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कहीं जाकर के क्या करेंगी? मीट कहाँ करेंगी? इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। तो ये कहाँ जा रही है? टू इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, पर अगर मिलेंगी तो कहां मिल सकती है? इन्फिनिटी पर, जिस जगह को हम डिफाइन नहीं कर सकते। पैरेलल रेज मीट होने के चांसेस 0 होते हैं, बट हम कल्पना कर सकते हैं कि यस दे कैन मीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ओके, तो अब इस केस में देखिए फोकस पर ऑब्जेक्ट है। कहां पर है फोकस पर ऑब्जेक्ट? कहां पर है? फोकस पर, एट फोकस, फोकस पर। तो इमेज कहां बन रही है? हमारी इमेज कैसी बन रही है? एक्सपेक्ट, अगर हम कल्पना भी करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कल्पना तो अपने स्क्रीन के सामने करेंगे ना। तो कैसी इमेज बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। अगेन उसके बाद कहां बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पर या अनंत, एट इन्फिनिटी या अनंत पर। आप हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से एक लैंग्वेज यूज करेंगे, माइंडेड। मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए कवर कर रही हूँ, इसलिए दोनों लैंग्वेज। उसके बाद साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। आप देखो ना कहां जाकर के मिलेंगी तो कितनी इमेज बड़ी हो जाएगी। तो वह हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या वस्तु से बहुत बड़ा। प्यारे बच्चों एक बात दोबारा याद करें कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लिया था तो इमेज कहां बनी थी? पहला केस याद करिए, इमेज कहां बनी थी? फोकस पर बनी थी और बहुत छोटी बनी थी, वस्तु से
बहुत छोटी बनी थी, वहां तो पॉइंट साइज बनी थी। अब आप देखिए उल्टा केस इसी का, कि ऑब्जेक्ट जब हम फोकस पर ले रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, अनंत पर बन रही है। हो गया उल्टा वाइस वर्सा अगेन। तो इमेज और कैसी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, वहां बहुत छोटी थी अब बहुत बड़ी बन रही है, टोटली अपोजिट। तो आपको अब ये जो टेबल है एनसीईआरटी का, ये याद करने में इस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। अब अगला हम केस बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को हम बहुत पास लेते गए, इमेज बहुत दूर होती गई। अब हम बात करते हैं लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें इमेज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है। अब तक हम जितनी भी इमेजेस बन रही थी वो कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड, बट इस केस में इमेज कैसी बनती है अभी हम बात करते हैं और फिर आप खुद बताएंगे कि कैसी बन रही है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेंगे, कहाँ लेंगे हम, फोकस और पोल के बीच में, तो बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ व पी के बीच। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, एफ और पी के बीच। इमेज कैसी बनेगी देखते हैं, अभी सारा चेक करते हैं, क्योंकि अब वास्तविकता नहीं बनी इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखते हैं, सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन फर्स्ट रूल पासेस थ्रू फोकस। बार बार कर रहे हैं, बार बार बताने की मुझे नहीं लगता अब कोई नीड रह गई है। अब तो हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए होंगे और ये रे डायग्राम तो चुटकियों में बना देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस। ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज हैं ये दूर जा रही है, पास आने की जगह ये क्या हो रही है, दूर जा रही है। इस तरफ से ये ऐसे दूर होती जा रही है, मतलब मिलने के चांसेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। यहां से देख रहे हैं पास आ रही है, डेट मीन्स हम अगर कल्पना करें, इमेजिन करें, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे, एक ये भी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट होने के चांसेस हैं, बट कहाँ है हमारे, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये पीछे की तरफ मीट करेंगी और मीट करके कहाँ मिलेंगी, बिहाइंड द मिरर। ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। हमने इमेजिन किया कि यहां तो ये मिलने हैं नहीं, तो कहाँ मिल सकती है, क्योंकि पास होते जा रहे हैं, जैसे जैसे दर्पण के पास जा रही है ये दोनों रेज जो है वो पास आ रही हैं, और पास आ रही है तो इसका मतलब ये और पास आ सकती है, बट बिहाइंड द मिरर आ सकती है। तो हमने ये काल्पनिक अपनी इमेज बना दी, और काल्पनिक इमेज को हम क्या बोलते हैं, आभासी। और कैसी बन रही है, देखिए ये भी सीधी है और ये भी सीधी है, तो आभासी व सीधी। इमेज कैसी बनी, आभासी व सीधी। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी के लिए इरेक्ट वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, जगह कहाँ बनी, इमेज कैसी बनी और कहाँ बनी, इमेज की पोजीशन बनी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, पॉलिश्ड सरफेस के पीछे बन रही है बच्चों। तो क्या बोलेंगे हम, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। साइज, साइज तो बड़ी ही बन रही है, तो इसी के लिए लिखेंगे मैग्नीफाइड। तो ये थे बच्चों हमारा सिक्स्थ केस, ये था हमारा सिक्स्थ केस। अब हमने ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के उसमें ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग पोजीशन पर रखकर उनकी इमेज की पोजीशन को निकाला, उस इमेज की नेचर को निकाला और उस इमेज के साइज को फाइंड आउट किया कि कैसी कैसी बनेगी। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आती जा रही है, इमेज वैसे वैसे दूर होती जा रही है। पर एक केस, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं इन सारे रे डायग्राम्स के बाद,
तो आपको ये एक आंसर, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे कि अवतल दर्पण में ऐसे कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखें जहां पर उसकी इमेज जो है वो आभासी व सीधी बने। बता पाएंगे बच्चों? टाइम दो, चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। अब जो अवतल दर्पण है उसमें सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पर इमेज जो है वो आभासी व सीधी बनती है, और वो कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होती है। बाकी सारे ही केसेस में ऑब्जेक्ट जो थी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी बनती है। तो आभासी और सीधी बनने का पोजीशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल, मतलब पोल के बहुत नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक होगी ऑब्जेक्ट, तब इमेज आभासी व सीधी बनेगी। तो खास तौर से ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है क्योंकि ये बाकी सबसे डिफरेंट है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपके साथ एक बार इस एनसीईआरटी के इस टेबल को डिस्कस करना चाहूंगी। अब आप इस टेबल के थ्रू सारे रे डायग्राम्स को डिस्कस करते हैं। वो क्या है बेटे? देखिए कि अब बिंब की स्थिति अगर अनंत पे थी तो देखिए कहीं कोई डाउट आता है तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहां थी? फोकस पर थी। उसके बाद साइज कैसा रहा? अत्यधिक छोटा या बिंदु साइज, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व उल्टी। देखो ये तो क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो आभासी व सीधी कहां बन गई है? जहां पी और एफ के बीच में है। सी से परे ऑब्जेक्ट रखी तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी? एफ और सी के बीच में, छोटी बनी, वास्तविक व उल्टी बनी। सी पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो सी पर बनी, इमेज भी सी पर बनी थी और हमारी समान साइज की बनी थी, वास्तविक व उल्टी बनी थी। सी और एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहां बनी? सी से परे बनी। ये आपको याद हो तो मैंने आपको बार बार याद दिलाया था कि जब ऑब्जेक्ट सी से परे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? एफ और सी के बीच में, और जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है सी से परे। ये दोनों सेकंड और फोर्थ जो केसेस हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं। साइज उसमें छोटा था, इसमें साइज बड़ा है, विवर्धित बोलते हैं इसको हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट को जब हमने एफ पर रखा तो इमेज बनी अनंत पर। देखिए अनंत पर जब ऑब्जेक्ट रखी थी, ये भी मैंने आपको बताया कि अनंत पर जब ऑब्जेक्ट रखी तो इमेज कहां बनी? फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज कहां बनी? अनंत पर। उस समय अत्यधिक छोटी थी और इस केस में अत्यधिक बड़ी होगी। प्रकृति वही, वास्तविक और उल्टी। और एक केस ऐसा जिसमें बिल्कुल डिफरेंट बनती है वो है एफ और पी के बीच में, जो अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट केस, जिसमें इमेज जो है वो आभासी व सीधी बनती है, दर्पण के पीछे बनती है और बड़ी बनती है। तो ये सारे केसेस मैंने अब आपको डिस्कस कर लिए हैं और इस टेबल को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। चाहे तो आप टेबल अच्छे से लर्न करिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली रे डायग्राम बनाएं, आपको और इजी रहेगा। बट मैंने आपको एक एक चीज बहुत क्लियर वे में समझा दी है। आशा है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अवतल दर्पण के यूजेस, अवतल दर्पण अब कहाँ कहाँ काम में आता है मैं वो भी साथ साथ डिस्कस कर देती हूँ। अवतल दर्पण जो है वो सबसे पहले तो टॉर्च लाइट, आपको पता है कि टॉर्च किस तरह से बनी होती है। टॉर्च का जो सारी जो जगह होती है वो कैसी होती है? उसमें एक स्पेस होता है जहां पर बल्ब लगा होता है, उसके बीचों बीच एक थोड़ा सा बीचों बीच लगा होता है बल्ब, और एक स्पेस होता है जो इस तरह से होता है। हेडलाइट्स और टॉर्चेस में दोनों में एक ही तरह का काम करते हैं और ये चमकीली सतह होती है। मतलब यहाँ से जितनी भी ये जो बल्ब लगाया जाता है वो फोकस पॉइंट पे लगाया जाता है। तो जहाँ आपने जैसे अभी पढ़ा कि फोकस से जो निकलती हैं जितनी भी रेज जो निकलती हैं, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, वो कैसे जाती हैं? उस सतह से टकरा के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो जो चीजें जाएंगी वो ज्यादा दूर तक जाएंगी। जो समांतर रेखाएं जाएंगी वो कैसे जाएंगी? वो ज्यादा दूर तक जाएंगी। तो जैसे आपका ये टॉर्च है, टॉर्च के इस बल्ब से लाइट निकली, इस तरह से फोकस से जब लाइट निकली तो ये टकरा के यहाँ इन किनारों से टकरा के ये कहाँ जाएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। और जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी तो ये रोशनी जो है वो बहुत दूर तक पकड़ पाएगी उस जगह को। मतलब जब सीधी रेखाएं जाएंगी तो वो काफी दूर तक पकड़ पाएंगी, इसीलिए
इनमें जो है वो किस तरह के मिरर्स यूज किए जाते हैं, कॉनकेव मिरर यूज किए जाते हैं। दूसरा, आपने कभी देखा हो तो शेविंग मिरर्स जो होते हैं या नाई के बार्बर शॉप्स पर जो मिरर्स लगे होते हैं उनमें आपकी इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, आप जितने होते हैं उससे ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। शेविंग मिरर, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, ये सारे क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। वजह कि कॉनकेव मिरर जो है वो आवर्धित इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट जितनी पास रखेंगे हम उतनी ही इमेज बढ़ती चली जाती है। आपने सारे केसेस देखे, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते गए दर्पण के, इमेज बढ़ती चली जाती है। तो शेविंग करते वक्त या डेंटिस्ट जब यूज करता है मिरर को तो वो बहुत पास रखता है। तो शेविंग मिरर करते वक्त जब आपके फादर करते होंगे शेव, तो क्या होता होगा कि वो मिरर को काफी पास रखते हैं, जिसकी वजह से जो उनको जो साइज है वो प्रॉपरली बड़ा दिखाई देता है, मैग्नीफाइड दिखाई देता है, और उसको कर पाना, शेविंग कर पाना उनके लिए इजी हो जाता है। सिमिलरली जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दांत के बहुत नजदीक ला करके उस मिरर को रखते हैं, जिससे कि कोई कैविटी या जो भी फ्लॉ है, जो भी प्रॉब्लम है दांत के अंदर की, वो और बड़ी होकर के उनके सामने आती है। कॉनकेव मिरर बड़ी इमेजेस बनाने के लिए माना जाता है, तो इसीलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। शेविंग मिरर के रूप में यूज में आता है, टॉर्च और हेडलाइट्स वगैरह में ये यूज में आता है। तो ये उपयोग भी इनके बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से इस पार्ट को क्लियर कर पाएंगे। सारे रे डायग्राम्स को आप अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपीज में, और उनको बना करके एक बार चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। होप सो आपको ये यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।